हेलो स्टूडेंट्स, मैं करिश्मा मैम आप सभी को वेलकम करती हूँ ब्राइट टू ब्रिलियंसी के यूट्यूब चैनल में। आज हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे सो दैट हमारे लिए हिस्ट्री जो है क्लास 10 का इजी हो सके, क्योंकि काफ़ी चैप्टर्स लेंदी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बनाते हुए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। बेसिकली आज हम पढ़ेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, कि हमें समझना है फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था, कैसे हुआ, और जो आइडिया था लोगों के माइंड में, एक आइडिया था अपना एक खुद का नेशन हो, उस आइडिया को वो आइडिया कैसे आगे बढ़ा। बेसिकली क्या होता था, बिफोर 1789 से पहले क्या होता था, राजा का बेटा ही खुद राजा बनता था एंड राजा ही रूल करता था, और किसी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो राजा का प्लेस ले सके या वो खुद राजा बन सके बेसिकली। देन थोड़ा थोड़ा चेंजेस आया। क्या चेंजेस है? 1789 में चेंजेस ऑकर ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कुछ धीरे धीरे चेंजेस ऑकर हुए। वो चेंजेस क्या थे? नंबर 1, पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्की टू कॉमन सिटीजन्स। पहले मोनार्की दैट मीन्स किंग, सिर्फ किंग के पास ही रूल करने के लिए पूरा पावर था, बट धीरे धीरे क्या हुआ, पावर जो है ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर होके कॉमन सिटीजन्स तक पहुंच गया। दैट मीन्स कॉमन सिटीजन का भी एक तरीके से बोल सकते हैं कि वैल्यू उनका भी ऐड हो गया। सेकेंड पॉइंट में चलते हैं। इसमें बताया है द 3 कलर फ्लैग वॉज चूजन फॉर फ्रेंच। फ्रेंच के लिए 3 कलर वाला, 3 रंगों का फ्लैग भी चूज कर लिया गया बेसिकली। ठीक है, तो 3 रंगों का एक फ्लैग करने का मतलब क्या समझते हैं हम, कि एक नेशन स्टेट या नेशन बनने का एक तरीके से एक नया ही स्टेप है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आगे है फ्रेंच लैंग्वेज वॉज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज को क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया एक उनका नेशनल लैंग्वेज के रूप में। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली बताया गया है। नेक्स्ट है 4th पॉइंट, न्यू नेशनल एंथम। एक नया नेशनल एंथम शुरू हुआ, कंपोज किया गया एंड ओथ भी टेकन। ओथ मतलब क्या होता है, जब हम लोग कोई प्रतिज्ञा लेते हैं उसको ओथ कहते हैं। बेसिकली नेशनल एंथम कंपोज भी हुआ एंड ओथ भी लिया गया। एंड 5th पॉइंट है ई स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड। उनको इलेक्ट किया जाता था, जो ई स्टेट जनरल हुआ करते थे, एंड उनका रीनेम कर दिया गया। उनको ई स्टेट जनरल से उनका रीनेम होकर नेशनल असेंबली में उनका नाम रीनेम हो गया। क्लियर? देन 6th पॉइंट है जो इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटीज होता था उस समय में, कस्टम ड्यूटीज जितने भी होते थे एंड ड्यूज होते थे, वो सब कुछ एबॉलिश हो गए। दैट मीन्स अगर मैं एकदम इजी भाषा में बोलूँ, वो हो गया कि जितना भी टैक्सेस होता था, कस्टम ड्यूटीज क्या था, एक एक गेट अगर हम क्रॉस करते थे, एक एक गेट क्रॉस करने के लिए हम लोगों को टैक्स देना पड़ता था। तो क्या हुआ, बेसिकली कस्टम ड्यूटीज भी और ड्यूज भी टोटली एबॉलिश हो गई। इसमें हमें ध्यान देना है, एकदम इजी से हम समझ रहे हैं। देन बताया है एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, फ्रेंच आर्मीज बिगिन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन अब्रॉड। क्या हुआ कि जब ये सब कुछ धीरे धीरे चेंजेस आया, ये सारे चेंजेस को नेशन अपने जगह से दूसरे लाइक कंट्रीज में, नेशन में स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी था। तो स्प्रेड करने का काम कौन करता था? फ्रेंच की आर्मी ये काम अच्छे से करती थी बेसिकली। ठीक है, ये तो स्टूडेंट्स चीज़ें धीरे धीरे समझना है, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, और एकदम इजी तरीके से अगर मैं बताऊँ इसमें कि क्या हुआ, धीरे धीरे मोनार्की क्या होने लगा, आउट होने लगा एंड डेमोक्रेसी इन होने लगा। क्यों? बिकॉज लोगों का इच्छा क्या था, लोगों का यही चाहत था कि डेमोक्रेसी आ जाए। डेमोक्रेसी से क्या मिलने लगेगा, लोगों को राइट्स मिलने लगेगा, इक्वालिटी मिलने लगेगी एंड लॉज तो ऑब्वियसली होंगे ही, जो कि हमारे यहाँ पे मोनार्की में नहीं था। तो इसलिए मोनार्की आउट होकर डेमोक्रेसी इन हो गया। देन 1799 में एंट्री हुआ। किसने एंट्री किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया, जो कि किंग हुआ करते थे उस समय में। एंड वो एंट्री करके उन्होंने क्या किया, रिमूव कर दिया। डेमोक्रेसी आई थी, एंट्री हुई थी, बट उन्होंने क्या कर दिया, डेमोक्रेसी को रिमूव कर दिया, हटा दिया टोटली। एंड ही एस्टैब्लिश, उन्होंने डेमोक्रेसी को हटा के क्या एस्टैब्लिश किया, एक सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको हम दूसरे नाम से अगर बोले तो नेपोलियनिक कोड भी बोल सकते हैं, जो कि एग्जाम में तुम लोग को आएगा, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज सिविल कोड या फिर व्हाट इज नेपोलियनिक कोड। आगे हमें एक चीज समझना है
जो कि नेपोलियन के एंट्री करने के बाद क्या क्या चेंजेस हुआ, या तो पॉजिटिव हुआ या तो नेगेटिव हुआ। तो सबसे पहले तो लोगों को लगा कि हाँ नेपोलियन ने डेमोक्रेसी ही हटा दिया पहला तो हटाया कि आया। बहुत लोगों को ये भी बताया, बुक में ये भी मेंशन है कि डेमोक्रेसी जो है इन लिखा है ना, मोनार्की आउट डेमोक्रेसी इन। बट फिर नेक्स्ट क्या हुआ, इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो नेपोलियन ने क्या किया, लॉ लेकर आए और इक्वालिटी भी लेकर आए, ठीक है। तो लॉ के सामने सब इक्वल है। बट उस समय में क्या होता था, ज़्यादातर चर्च के जितने लोग थे, चर्च एंड नोबल्स जो होते थे, उन लोगों को सुपीरियर माना जाता था, सबसे बड़ा माना जाता था सोसाइटी में, एंड उनको बहुत सारी चीज़ों में प्रिविलेजेस मिलता था इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। देन क्या हुआ, नेपोलियन चेंजेस एवरीथिंग। नेपोलियन ने क्या चेंज किया, मेक एवरीवन इक्वल बिफोर लॉ। लॉ के सामने सबको इक्वल कर दिया। इक्वालिटी तो बेस्ट है, मतलब ला दिया, बहुत अच्छा काम किया। बट उसके बाद इक्वल में क्या हुआ, नो वन विल बी सुपीरियर। इक्वालिटी लाने की वजह से ना ही कोई सुपीरियर है, ना ही कोई वीकर है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग है, ना ही कोई कमज़ोर है। सिंपल तरीके से बताया। सेकेंड पॉइंट में आते हैं, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। मतलब राइट टू प्रॉपर्टी, लोग खरीद सकते हैं, हर कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट है कि एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया, एबॉलिश कर दिया नेपोलियन ने। तो फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, एक फ्यूडल लॉर्ड होता है, एक पर्सन होता है जो क्या करता है, ज़मीन देता है किसको, पीजन यानी कि फार्मर को। पीजन क्या करेंगे, काम करते हैं, और पीजन प्रॉफिट जो है उसका कुछ हिस्सा, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो दे देते हैं हमारे फ्यूडल लॉर्ड को दे देते हैं। तो ये सिस्टम था कि मेहनत करे कोई और, प्रॉफिट कमाए कोई और। तो इसीलिए ये सिस्टम भी नेपोलियन ने एबॉलिश कर दिया, हटा दिया। फोर्थ पॉइंट है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव्ड। बहुत अच्छा इम्प्रूव्ड हो गया ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जो कि तब से लेके अभी तक के टाइम तक अगर हम बोले तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव होने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये एक जगह, एक कोई पर्टिकुलर प्लेस डेवलप हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स एंड कॉमन करेंसी। सो क्या हुआ कि स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स, वेट एंड मेजर्स स्टैंडर्डाइज करते हैं। दैट मीन्स अगर कोई इस गेट से गुजर रहा है और उसने बहुत एक गाड़ी में लोड करके वो सामान लेके जा रहा है, तो वेट एंड मेजर, WNM अगर शॉर्टकट में बोले तो, कि वेट एंड मेजर्स जो होता था, वेट करना, तोलना और मेजरमेंट करना। तो जितना किलो का सामान होता था, जितना बड़ा साइज था, तो वेट एंड मेजरमेंट हिसाब करते थे और एक फिक्स्ड रहता था और वो कॉमन करेंसी में रहता था। दैट मीन्स हम अगर वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा रहे हैं और दोनों ही प्लेसेस का करेंसी डिफरेंट है, बट उसमें क्या कॉमन करेंसी ही चलेगा, मतलब एक ही करेंसी चलेगा, दोनों में से एक। अगर हम पॉइंट ए से बी तक जा रहे हैं और ए के पास जो करेंसी है वही वो बी में देगा, वहाँ पे उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आसान बना दिया लोगों के लिए नेपोलियन ने, ये बहुत बड़ा अच्छा काम कर दिया। 6 पॉइंट में ये है कि गिल्ट रिस्ट्रिक्शंस वेयर रिमूव्ड। अब गिल्ट रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन ये एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन है जो कि ट्रेडिंग करने के मामले में होता था। ट्रेडिंग के मामले में कुछ चीज़ों में रोक टोक कर दिया जाता था, कुछ चीज़ों में मतलब जैसे कि मान लो रोक टोक तो करते ही थे, साथ ही साथ कुछ चीज़ें आगे बढ़ाने देते नहीं थे, या फिर ज़्यादा चार्जेस भी लोगों को देना पड़ता था, ठीक है। तो यही है हमारे 6 पॉइंट में बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। और ये जो मैं अभी बता रही हूँ इसमें ही ये चीज़ है कि पूरा हमें पॉइंट में हमें क्लियर हो जा रहा है। तो अभी हम लोग इतना तो समझ गए कि कुछ चीज़ें तो नेपोलियन ने काफ़ी अच्छी की, ठीक है, बुक में ये भी बताया। बट अभी हमें समझना है कि इतना अच्छा काम करके क्या हुआ, नेपोलियन सबसे पहले तो स्टार बन गया, लोगों के नज़र में वो स्टार बन गया। देन स्टार बनने के बाद क्या हुआ, अब आया असली रूप दिखने को मिला। क्या था वो कि ड्रॉबैक ऑफ नेपोलियन कोड, नेपोलियन कोड का एक ड्रॉबैक, कुछ ड्रॉबैक्स है यहाँ पे हमने एकदम 4 पॉइंट्स में एकदम ईजी वे में समझते हैं। पहला तो है पॉलिटिकल फ्रीडम खत्म हो गया, लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, लोगों के पास कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी। सबसे पहले जैसे बोला गया कि हाँ लोगों को फ्रीडम, इक्वालिटी, राइट्स मिल रहे हैं, वो तो धीरे से खत्म हो गया। फिर टैक्सेस भी लोगों को बढ़ा दिए गए, लोगों को ज़्यादा टैक्सेस देने पड़े, जब नेपोलियन नहीं था उससे पहले ज़्यादा हो, उसके बाद ज़्यादा हो गया। देन सेंसरशिप शुरू हो गया। सेंसरशिप का मतलब होता है सिर्फ राजा के मर्जी से ही जो भी प्रिंट होगा वो सब कुछ छपेगा,
उनके मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं छपेगा, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं छपने वाला है, वो है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट ये है कि फोर्स कॉन्स्क्रिप्शंस इनटू द फ्रेंच आर्मी। फ्रेंच आर्मी को फोर्सफुली अपने हिसाब से नेपोलियन यूज करते थे, उनसे काम करवाते थे। क्यों करते थे? टू कॉन्क्यूर द यूरोप। बाद में धीरे 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 लोगों को ये समझ में आया कि नेपोलियन जो इतना अच्छे बन रहे थे शुरू शुरू में, वो उनका रियल फेस नहीं था, रियल फेस उनका दूसरा था, और वो उनका असली इरादा ये था कि वो यूरोप को क्या करना चाहते थे? कॉन्क्यूर करना चाहते, कब्जा करना चाहते थे। और इस वजह से पीपल, एकदम लास्ट पॉइंट ये है, लास्ट में ये बताया है कि पीपल हेट्स नेपोलियन। ठीक है, कि इसमें ये सिंपल सा बात है कि नेपोलियन को लोग हेट करने लगे। पहले उसका जो रूप था वो लोगों ने कुछ और देखा, बाद में वो चेंज हो गया। तो बच्चों सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, एंड ब्राइट टू विल इन सी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।